नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में आयोजित आज इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। अ, शोभा किरण जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मेरा रेलवे के साथ संबंध जो है लगभग 39 वर्षों का रहा। जब मैं रेलवे से जुड़ा तब मेरी उस समय आयु मात्र 21 वर्ष की थी। तो जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय, अपनी जवानी, अपना प्रौढ़ावस्था मैंने सब रेलवे सेवा में समर्पित कर दिया। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि रेलवे ने मुझे बहुत ही मान और सम्मान के साथ सेवानिवृत्त किया वर्ष 2018 में। रेलवे मेरी दृष्टि में भारत, क्या विश्व में कहूँ, एक सबसे बड़ा सरकारी संगठन है जिसमें 12 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी दिन रात अ, करीब 67,000 रेल मार्गों पर चलती हुई गाड़ियों को, मालगाड़ियों को, यात्री गाड़ियों को एक कोने से दूसरे कोने पर ले जा। रेलवे का अपना एक इतिहास है, रेलवे का अपना एक भूगोल है और रेलवे की एक अपनी संस्कृति और एक परंपरा है सेवा की। वर्ष 1854 से शुरू हुआ ये रेलवे का सफर आज भी रुका नहीं है। कोविड के इस समय में हमारी यात्री सेवाएं जरूर प्रभावित हुई, लेकिन हमारी माल भाड़े वाली सेवाएं आज भी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई कर रही हैं, ताकि किसी भी नागरिक को उन जरूरी चीज़ों की कमी ना पड़े। रेलवे, मैं ये कहूँ कि भारत के जीवन की जीवन रेखा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रेलवे का जो नेटवर्क है, रेलवे का जो अंतर्जाल है, वो देश के हर छोटे बड़े शहर को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, एक दूसरे के साथ उनको गूंथता है, और मैं ये कहूँ कि एक दूसरे के साथ उनको आत्मसात करने का एक अवसर प्रदान करता है। लगभग 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के माध्यम से रेलवे इस कोने से उस कोने तक निरंतर रूप से दिन रात जो है सेवा कर रही है। उत्तर से दक्षिण हो, या पूरब से पश्चिम, या पूरब से पश्चिम, या दक्षिण से उत्तर, भारत के ही नहीं विदेशों के बहुत सारे आकर्षण का केंद्र ये बनी हुई है, क्योंकि ये देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ती है। चाहे आप काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे अजंता एलोरा की गुफाएं हो, पंचमढ़ी हो, उत्तर में वैष्णो देवी हो, या अमरनाथ की यात्रा हो, दक्षिण में चाहे बहुत बड़े बड़े विशाल मीनाक्षीपुरम का मंदिर हो, या और बड़े हमारे जितने भी तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल हैं, वो एक दूसरे को के साथ जुड़ करके देश ही नहीं विदेशियों को भी आकर्षित करते हैं। वास्तव में भारत इतना विशाल है कि इसको देखने और समझने में ही बरसों गुजर जाए, बरसों लग जाए।
और मेरा संबंध इस रेलवे के इस महत्वपूर्ण विभाग के साथ रहा भारत सरकार के, कि जिसने देश के नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। रेलवे हमेशा संकट के काल में देश की सेवाओं के लिए आगे आई, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे चुनाव का समय हो, चाहे कोविड का समय हो। जब भारत आज़ाद हुआ तो जो हमारे लोकतंत्र में मत पेटियां जिनको हम कहते थे शुरू में, अब तो उनको हम ईवीएम कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगी, लेकिन जब बॉक्सेस में हम जो अपने मतपत्र को डालते थे, उन पेटियों का निर्माण भी रेलवे की वर्कशॉप ने ही किया। तो लोकतंत्र और युद्ध का समय हो, तब हम अपने अपने सैनिकों का और आवश्यक साजो सामान की अपने सीमाओं तक निरंतर और निर्बाध रूप से पहुंचाने में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी दृष्टि से, क्योंकि रेलवे का जो अपना संरचना है वो इस प्रकार की है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का हर हिस्सा, भारत का हर कोना सहज रूप से जुड़ा है। जहाँ उसकी सेवा में उत्तर भारत के लोग जुड़े हुए, दक्षिण भारत के लोग जुड़े हैं, और क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की सेवा है तो ये एक राष्ट्र के चरित्र के रूप में भी हमारे सामने उभर करके आती। क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा के रूप में काम करना सभी के लिए आवश्यक है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसकी छूट दी गई है, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में हिंदी का पूरा प्रचार प्रसार, राजभाषा रेलवे एक वाहक के रूप में काम करती है, एक माध्यम के रूप में काम करती है। चाहे स्टेशन पर लगे हों, स्टेशन पट्ट हों, नाम पट्टिकाएँ हों, प्लेटफॉर्म पर या और कोई अन्य सूचनाएं हों, टिकट हों, सब पर कम से कम हिंदी जरूर छपी मिलेगी, अब अन्य भाषाओं के साथ साथ। तो इस प्रकार हिंदी जो है वो सभी के लिए सहज और सुगमता के साथ पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। और क्योंकि इसकी रीच, इसकी पहुंच देश के उस सुदूर कोने तक भी है कि जहां तक हम कहें कि कवियों की कल्पना भी जहां तक नहीं पहुंचती, वहां रेलवे उन दुर्गम स्थानों पर भी रेलवे आज पहुंच रही है। चाहे बड़े बड़े कश्मीर के खड्डों से और बड़े भयंकर पहाड़ों के मध्य से गुजरती हुई, या त्रिपुरा राज्य में वहाँ बहुत ही चुनौती भरी पूर्ण वातावरण में निर्माण के कार्य करके हम पहुँच रहे हैं। तो ऐसा कोई देश का हिस्सा नहीं है कि जहाँ रेलवे ना पहुँच रही हो। और इसी माध्यम से, क्योंकि रेलवे हर कोने से, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचती है, इसने राज्यों, प्रदेशों के जो अ, बंधन है, जो बैरियर्स हैं, जो अवरोध हैं, उनको तोड़ा है। क्योंकि रेलवे सब जगह जा रही है, इसलिए रेलवे ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अभूतपूर्व काम किया है। और मैं समझता हूँ आगे भी ये करती रहेगी। अ, मुझे इस बात का गौरव है कि मैं इस विभाग के साथ जुड़ा रहा, इस विभाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा। जहाँ तक आपने पूछा कि रेलवे में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों के साहित्य सृजन के प्रति कैसा रवैया है, मैं आपको बता दूं कि रेलवे हर मामले में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। चाहे वो जो भी विषय रहा हो, जो भी अ, क्षेत्र रहा हो, चाहे वो जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, या अपनी सीमाओं की सुरक्षा का कार्य रहा हो, या अ, अपने इस समय जो कोविड का काल चल रहा है उसमें आवश्यक सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य रहा हो, रेलवे हर क्षेत्र में अग्रणी अपना अ, रोल निभाता रहा है। तो साहित्य के सृजन में भी रेलवे किसी अन्य विभाग से पीछे नहीं है। रेलवे ने बहुत बड़े बड़े साहित्यकार दिए जो रेलवे से जुड़े रहे, जो, और ये गौरव का विषय है कि रेलवे जहाँ उसके कर्मचारी दिन रात
24 घंटे 12 महीने सतत रेल परिवहन को सुगम बनाने के लिए कार्य करते रहते हैं, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। वहाँ अपनी सृजन क्षमता को बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं और साहित्य सृजन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अतीत में देखें तो बहुत सारे रंगकर्मी, बहुत सारे संस्कृति कर्मी, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे साहित्यकार जो हैं वो अपने आरंभिक काल में रेलवे से जुड़े रहे, चाहे के एल सहगल जैसे गीतकार हों या के पी सक्सेना जैसे व्यंग्यकार। इसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न भाषाओं में साहित्य सृजन कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक देखें तो आपको पता चलेगा कि रेलवे परिवहन के साथ साथ साहित्य सृजन में भी कितना बड़ा महत्वपूर्ण जो है ना योगदान अपना निर्वाह कर रही है। आज भी हम देखते हैं तो हमारे सामने कुछ एक नाम विशेष रूप से सामने आते हैं वर्तमान युग में, काल में। जैसे हमारे रेलवे के एक बड़े अधिकारी हैं जो उड़ीसा में कार्यरत हैं इस समय, शैलेंद्र कपिल जी। बसंत शर्मा जी जब जबलपुर में हैं, ओम प्रकाश शुक्ला जी जो दिल्ली में हैं, त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी हैं जो बहुत अच्छे कुंडलिनी और छंद लिखते हैं, ज्योति खरे जी हैं जो छंद मुक्त हैं, रचनाएं करते हैं, और बहुत सारे रणविजय जैसे हमारे RDSO के एक निदेशक हैं, वो बहुत अच्छे कथाकार हैं, कहानीकार हैं। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों आपको उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और इसका प्रमुख कारण है कि रेलवे भी अपने सृजन इन कर्मियों का जो सृजन के क्षेत्र में रहते हैं उनको प्रोत्साहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। प्रत्येक वर्ष रेलवे को गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार हर वर्ष रेलवे भी अपने उन साहित्य कर्मियों को जो साहित्यकार हैं, चाहे वो पद्य में हो, कविता में हो, गद्य में हो, उपन्यास में हो या अन्य तकनीकी विधाओं में जो मौलिक सृजन करते हैं, प्रत्येक वर्ष उनको नियमित रूप से पुरस्कृत करके उनका तो सम्मान करती है, साथ में नए सृजनकारों का भी उसी तरह से एक हौसला अफजाई करती है। तो रेलवे और इसके साथ रेलवे के जो हमारे, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा संगठन है, इसके 18 जो है ना जोन है, उसके साथ 70-71 इसके मंडल हैं जिनके माध्यम से ये अपने संचालन के कार्य को सुचारू रूप से करता है। तो उनमें कार्यरत उनके हर जगह जो है हमारे पुस्तकालय है, जहाँ पर साहित्यकारों की और लेखकों की जो भी हमारी हिंदी की विशेषकर जो है पुस्तकें वहाँ पे सभी रेल कर्मियों को पढ़ने को प्राप्त होती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक पढ़ने से ही बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि सृजन की जो ऊर्जा जो है वो पुस्तक के पढ़ने से प्राप्त होती है कि हमारे पूर्ववर्ती क्या लिख गए, वर्तमान में क्या लिखा जा रहा है। ये सब प्रेरणाएं जो हैं वो पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो रेलवे की बड़ी सुव्यवस्थित लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं। रेलवे के द्वारा नियमित रूप से उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, साहित्यकारों को, लेखकों को। तो एक बहुत बड़ा योगदान जो है, और विभिन्न मंडलों पर, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर मासिक या द्विमासिक या त्रिमासिक पत्रिकाओं के माध्यम से जो स्थानीय साहित्यकार हैं उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर जो है वो रेलवे प्रदान करता रहता है नित्य प्रतिदिन। तो हम हर रेलवे, उत्तर रेलवे हो, मध्य रेलवे हो, उत्तर मध्य रेलवे, हर रेलवे की अपनी पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से कथा, कहानी और संस्मरण, कविताएं सभी, और हिंदी से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारियां हैं वो उन पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये निश्चित रूप से जो रेलवे में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी हों या अधिकारी हों, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उनको लेखन पर मानदेय प्राप्त होता है। और वर्ष में हर रेलवे कवि सम्मेलनों का या साहित्यिक गोष्ठियों का या कार्यशालाओं का आयोजन करती है। प्रत्येक वर्ष हम लोग रेलवे भी हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है कि जिसमें वर्ष भर किए गए हिंदी के कार्यों की समीक्षा की जाती है, और हिंदी कार्यों की जो हमने किया उसकी प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं। तो हिंद रेलवे
हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम कर रहा है। उसका एक पूरा हिंदी विभाग है जो अ, मंत्रालय से लेकर के और डिवीज़न लेवल तक एक हिंदी का सुव्यवस्थित अ, विभाग है जो इसके हिंदी के कार्यान्वयन को देखता है। पुस्तकों की, साहित्यकारों की पुस्तकों की खरीद करता है, उनको अपनी पुस्तकालयों में अपने कर्मियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराता है। इस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में और साहित्य के प्रचार प्रसार में रेलवे किसी भी भाग से कम नहीं है। और मैं तो अपनी रेल सेवा के दौरान कई बार रेलवे के लिए, अपनी रेलवे के लिए पुस्तक खरीद समितियों में रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे साहित्यकारों की पुस्तकों को, अच्छे और जो बहुत ही ख्यात साहित्यकार हैं उनके पुस्तकों को हमने, और जो नए साहित्यकारों को विशेषकर आगे बढ़ने के लिए उनके लिए अवसर प्रदान किया। उनकी पुस्तकें खरीद कर हमने पुस्तकालयों तक उपलब्ध कराई समय समय पर। ये मेरा सौभाग्य रहा। और हिंदी के कार्य करने के लिए क्योंकि मेरे विभाग हिंदी नहीं रहा, मैं तो वित्त विभाग का अधिकारी रहा, लेकिन हिंदी मेरी आत्मा में बसी है। तो हिंदी लेखन में, हिंदी में कार्य करने के लिए मुझे अ, कई बार जो है वो महाप्रबंधक स्तर से मुझे सम्मानित किया गया। मेरे पहले कविता संग्रह को रेल मंत्रालय ने मैत्री शरण गुप्त सम्मान से मुझे नवाजा। ड्राइंग रूम के कोने मेरी पहली कृति थी कि जिसको भारतीय रेलवे ने, भारतीय रेल मंत्रालय ने मुझे उसके लिए सम्मानित किया, मेरी काव्य कृति के लिए। तो रेलवे अपने साहित्यकारों के उत्साहवर्धन के लिए, साहित्य की सृजन की जो हमारी रुचि है उसको बढ़ाने के लिए और साहित्यकारों को सम्मान करने के लिए कृत संकल्प है, और समय समय पर वो साहित्यकारों का सम्मान करती रहती है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया शोभा किरण जी कि हिंदी की जो रेल मंत्रालय की मासिक पत्रिका निकलती है उसकी उपयोगिता कहाँ तक है। देखिए, पत्रिकाओं की उपयोगिता अपनी जगह पर स्वयं सिद्ध है, क्योंकि पत्रिकाएं, हम चाहे जितने भी डिजिटल हो जाए, जितने भी हम कंप्यूटर आधारित हो जाए, लेकिन पुस्तकों का कोई विकल्प हमें नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि टेक्नोलॉजी है और उससे हमारी चीज़ें फास्ट हुई हैं, लेकिन विशेषकर हम शायद हो सकता है उस पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जो कागज़, तख्ती और कलम लेकर के बड़ी हुई, उसे हो सकता है कि ये डिजिटल की दुनिया उतनी अच्छी ना लगती हो। लेकिन अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है। तो भारतीय रेल की जो पत्रिका है ये पूरे देश में रेल कर्मचारियों, रेल अधिकारियों और रेलवे के इतर लेखकों और कवियों की रचनाओं को प्रकाशित करती है, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है, बरसों से कर रही है। और मैं समझता हूँ कि रेलवे का ये कार्य जो है ये बहुत ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, और इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है, चाहे भले ही हम जितने डिजिटल हो जाएं। आज भी मुझे तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहता हूँ कि चाहे भले ही हम कंप्यूटर पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, लेकिन जब तक उसका हार्ड कॉपी हम लोग ना पढ़ें, हालांकि तब तक हमें उसका आनंद नहीं आता, और विशेषकर पुस्तकों का, क्योंकि चाहे भले ही डिजिटल दुनिया में ई बुक आ जाए और उसमें अंडरलाइन करने की व्यवस्था हो जाए, लेकिन पुस्तक पढ़ने का जो अपना एक अलग ही आनंद होता है वो डिजिटल पुस्तकों के माध्यम से हमें कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसके अंदर जो एस्थेटिक सेंस है पढ़ने का, किताब पढ़ने से जो मिलता है, वो डिजिटल पुस्तकों को पढ़ने से जो एक अलौकिक आनंद है, अपूर्व आनंद की जो अनुभूति होती है, वो डिजिटल वर्जन पढ़ने से नहीं होती। तो भारतीय रेल की पत्रिका जो है, भारतीय रेल बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रही है रेलवे के रेलवे में हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए। उसके योगदान को हम अ, नकार नहीं सकते। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रही है, जबकि आजकल पत्रिकाएं, कम से कम विभाग की एक ऐसी पत्रिका है कि जो अपने ही नहीं, अपने से अलग रेलवे से इतर
लोगों की रचनाओं को भी, साहित्यकारों की रचनाओं को भी प्रकाशित करती है, उनको मानदेय प्रदान करती है। ये एक बहुत बड़ा काम है। और पत्रिका तो इसके अभी जो इसके संपादक हैं योगेश अवस्थी जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके आने से इस पत्रिका के स्तर में और गुणवत्ता में मुझे लगता है कि थोड़ा परिवर्तन आया है। पहले से पत्रिका और बेहतर हुई है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि ट्रेनों में लेखकों और विचारकों के नाम रखने से जब मदन मोहन मालवीय जी या महामना एक्सप्रेस या भारतीय जनसंघ के विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी या मुंशी प्रेमचंद के नाम पर गोदान एक्सप्रेस चली जा रही है, लेकिन ये आपने इस प्रश्न में कि क्या इसके पीछे रेल हादसों में आई बढ़ोतरी में भी कमी आ जाएगी। देखिए, किसी भी महान व्यक्ति के नाम पर किया गया कार्य वो उसको सम्मान देने के लिए है, उसका स्मरण करने के लिए है। अगर भारतीय रेलवे ने ये परंपरा का आरंभ किया कि वो अपनी गाड़ियों का या अपने स्टेशनों के नाम उन महान व्यक्तियों के नाम पर रखे, तो ये निश्चित रूप से उन महान व्यक्तियों के जिन कृत्यों की वजह से वो महान हुए उनको एक तरह की हमारा पुण्य स्मरण है। उनको हमेशा नित्य याद रखने का, न भूलने देने का हमारा एक संकल्प दिखाई देता है उसमें। और लेकिन जहाँ तक रेल हादसों का नामकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेल हादसे जो होते हैं वो बहुत सारे कारण हैं, उन पर बहुत सारा शोध भी किया जा सकता है, क्योंकि रेलवे कई सारे तकनीकी कारण होते हैं, गैर तकनीकी कारण होते हैं, ह्यूमन फेलियर्स होते हैं। तो जब ट्रेन पटरी पर दौड़ती है तो उसमें कहीं हमारे सिविल विभाग कहीं आता है, तो कहीं कोई और कोई तकनीकी दिक्कतें, कहीं निर्माण में खामी भी हो सकती है जो ना पकड़ी गई हो, या रेल पटरियों में भी कोई कमी हो सकती है, कहीं कोई उसमें दरारें हों जो उस समय हमें ना दिखाई दी हों। अक्सर सर्दियों में रेल की पटरियों पर अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो श्रिंकेज होती है। तो रेल हादसों की कमी और बढ़ोतरी जो है वो इसका नामकरण से कोई संबंध नहीं है। और नाम रखने की परंपरा एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि इनके माध्यम से हम अपने उन महान व्यक्तित्व को, उन बड़े लोगों को, उन अच्छे और देशभक्तों को हम याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और अपने चित्त से उनको स्मरण, अब कभी वो भूल ना जाए, हम उसको उस प्रवृत्ति को कायम रखना चाहते हैं कि ये हमारे बड़े लोग थे और इनका ये योगदान था। जैसे मैंने एक उदाहरण देखा कि नॉर्वे में जब पहली बार बिजली आई तो वहाँ का जो राष्ट्र कवि है, तो सबसे पहली बिजली का बल्ब जो है उसके घर पे लगाया गया। तो ये एक साहित्यकारों को और उनके अपने हमारे देश के विचारकों को, बड़े चिंतकों को सम्मान देने की बात है। और इसका कोई दुर्घटनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। दुर्घटनाएं तो निश्चित रूप से मानवीय भूल, और जैसे मैंने बताया बहुत सारे कारण होते हैं। उन सब चीज़ों के हम शोध करने से, निरीक्षण करने से, अन्वेषण करने से, उनकी समीक्षा करने से ही दुर्घटनाएं कम होती है। अधिकांशतः मानवीय भूलों की वजह से होती है। वो बहुत सारा विषय है, उस पर मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मेरा उससे कोई संबंध रहा और ना ही इसका हर साहित्य की इस गोष्ठी में मैं उसके विषय में कोई बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे तकनीकी पहलू इसके अंदर विद्यमान है। जैसा कि आपने पूछा कि कोई मैं अनुभव आपके साथ शेयर अपना करना चाहूँगा, तो मैं एक अपना कॉलेज लाइफ का एक अपना रेल यात्रा से जुड़ा हुआ प्रसंग संक्षेप में साझा करना चाहूँगा। मैं जब 1978 में 1978 में जब एमए फाइनल का विद्यार्थी था, तो हमारे एक मित्र थे अजय गुप्ता जी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अब अंतिम सत्र चल रहा है। उस समय मेरठ विश्वविद्यालय में सत्रों में परीक्षाएं हुआ करती थी। तो हमारा चौथा जो है वो सत्र चल रहा था, फाइनल जिसको सेमेस्टर हमारा था। तो हमारे मित्र कहने लगे कि ये हमारा अंतिम सत्र चल रहा है, उसके बाद तो फिर हम लोग पता नहीं कहाँ होंगे, कौन कब मुलाकात होगी, तो क्यों ना एक हम अ, यात्रा एक सामूहिक कर लें। तो हम लोग ने उन्होंने कहा कि कोटद्वार में एक
सिद्ध बलि का मंदिर है हनुमान जी का, हम उनके दर्शन करके आते हैं और वहाँ पर जाने से मनुष्य की जो है मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हमने कहा चलो, तो हम लोग उस ज़माने में टेलीफोन वगैरह की सुविधाएं बहुत कम थी। हम सीधे कॉलेज से कंसेशन लिया और हम लोग ट्रेन में बैठ करके और अगले दिन सुबह मसूरी एक्सप्रेस से हम नजीबाबाद पहुंच गए। नजीबाबाद से कोटद्वार के लिए अलग ट्रेन जाती थी, थोड़े से डिब्बे जाते थे। तो हमने सोचा कि चलो अभी हमारे पास समय है तो गाड़ी आने में, तो हमने ये निर्णय किया कि हम चलो तब तक सुल्ताना डाकू का किला देख लेते हैं, और रामगंगा नदी वहाँ पे बहती है, तो वहाँ पे उसके आसपास के वातावरण को घूमते हुए हम लोग जो है फिर उसके बाद गाड़ी में चले जाएंगे। तो हम लोग घूमते रहे, हमने सुल्ताना डाकू का किला देखा। सुल्ताना डाकू बड़ा प्रसिद्ध डाकू था अपने समय का, और कहते हैं कि वो बिल्कुल इस तरह का डाकू था कि जो अमीरों से लूट करके गरीबों को मदद किया करता था। तो अंग्रेजी साम्राज्य की उसने नाक में नकेल डाल दी थी, और उसके ने अंग्रेज उससे बहुत इतने परेशान हुए कि उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से एक अभियान चला करके उसको बाद में उसको मारा। लेकिन उसने आज़ादी के लिए बहुत काम किया। तो उस सुल्ताना डाकू का किला उस समय जब हम गए 1978 में, तो उसके भग्नावशेष ही थे, शेष थे। उसका वो किले, उसकी चार दीवारियाँ मात्र थी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो खंडर हो चुकी थी। उसके बाद हम घूमते हुए चले गए कोटद्वार। हमने सिद्ध बलि हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद हम जब हम जा रहे थे तो रास्ते में जो मेरे स्टूडेंट कंसेशन फॉर्म्स थे वो मेरे पास थे। वो और उस समय पता नहीं वो मुझसे कहाँ घूमते घामते वो गिर गए हमारे, और हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी लगभग खर्च हो चुके थे। तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे थे। तो कि शाम को खाएंगे क्या, तो हमारे एक मित्र थे प्रदीप का शो, कहने लगे चिंता मत करो, मेरे पास 3-4 रुपये पड़े हुए हैं एक तरफ कोने में, खैर तब जान में जाना है। खैर हम किसी तरह से जब लौट कर के आए तो हमने खाना वाना खाया, और कोटद्वार से जब हम नजीबाबाद पहुँचे तो नजीबाबाद स्टेशन पर दो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। हमने पूछा उनसे कि भाई मैं सहारनपुर जाने वाली कौन सी गाड़ी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि स्टेशन मास्टर ने कहा कि सामने तो खड़ी है। तो हम सामने बैठ गए, तो सामने दो गाड़ियाँ खड़ी थी। उस जमाने में उस प्लेटफॉर्म से दो गाड़ियाँ चलती थी, एक सहारनपुर की दिशा में और दूसरी लखनऊ की दिशा में। हम गलती से जो सामने खड़ी थी उस गाड़ी में बैठ गए, वो जाती थी। तो बैठ गए, बैठने के बाद हम लोगों ने अपना जनरल डिब्बा था, सामान्य डिब्बे में बैठ गए। हमारे साथ थाई 7-8 हम लड़के थे, जिसमें 4 हमारे साथ थाईलैंड के विद्यार्थी भी थे, वो भी घूमने के बहुत शौकीन थे। तो हम लोग बैठ गए, हमने हम ताश वाश खेलने, दरी बिछा ली और हम ताश खेलने शुरू कर दिए। जब 1.5-2 घंटा हो गया तो हमने पूछा यार सहारनपुर नहीं आया अभी तक। तो एक यात्री कहने लगा कि सहारनपुर, अरे भाई साहब अब तो शाहजहानपुर आने वाला है। अरे रात के अंधेरे में फिर हम फटाफट हमने समेटा, जैसी गाड़ी रात में स्टेशन पर रुकी तो हम लोग वहाँ पे उतर गए, और उतर के हम स्टेशन मास्टर के पास गए। हमने पूछा कि जैसे से हम लोग गलती से इधर आ गए। स्टेशन मास्टर भी सज्जन आदमी थे, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तुम मेरे बच्चों जैसे हो, वैसे तुमने बहुत गलत किया, तुम बिना टिकट हो अभी यहाँ पे। मैं चाहूँ तो आपसे अ, टिकट और जुर्माना वसूल कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चों जैसे, चलो कोई बात नहीं, अभी दूसरी गाड़ी आएगी मैं उसमें तुम्हें बिठवाता हूँ। तो उसमें दूसरी गाड़ी आई, हम उससे वहाँ पहुँचे वापस नजीबाबाद। उस दिन शाम को बारिश बहुत हो गई थी, तो ठंड हो गई थी। तो मार्च का महीना था, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी थी। उस ज़माने में ठंड भी बहुत पड़ती थी। अब तो गर्मी भी उतनी गर्मी नहीं, बहुत हो गई, मौसम बहुत परिवर्तन हो गया, बारिशें कम हो गई, बरसात बरसात भी उतनी नहीं होती। ठंड भी बहुत, उस समय कई महीने तक ठंड पड़ती थी। सितंबर के में शुरू हुई ठंड मार्च तक लगभग बसंत पंचमी के बाद जाके, होली के बाद तक जाके समाप्त होती थी। तो गुलाबी जाड़ा था, लेकिन उसमें बारिश होने की वजह से वो थोड़ा और ठंड हो गई। तो हम लोग वहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे, तो मेरे पास उस समय मात्र एक स्वेटर ही था पहने हुए। तो जब जैसे ही वहाँ एक चाय की दुकान थी, तो उस ज़माने में कोई ये गैस के स्टोव या वगैरह तो थे नहीं। तो वो कोयले की अंगीठी अ, उसने जलाई हुई थी, वो चाय के लिए गाड़ी आने वाली थी। तो और ठंड लग रही थी मुझे, तो मैं वहाँ खड़ा खड़ा
उस अंगीठी के पास मुझे नींद आ गई, क्योंकि उस समय रात के मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे होंगे। पूरी रात सोई नहीं थे, जाके थके हुए तो वैसे थे। अचानक मैं उस अंगीठी पे गिरते गिरते बचा। तो मेरे एक दोस्त ने तुरंत मेरा हाथ लगा कर के, अरे रे क्या कर रहे हो। मैं अचानक एकदम मेरी आँख खुली। उसके बाद अगले दिन हम लोग, मैं अपने घर भी नहीं बता के गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर वो 2 दिन बाद मैं घर पहुँचा तो मेरे माता पिता को तो ये था कि मेरी बहन वहीं मेरठ में रहती थी, उन्होंने सोचा कि शायद वो मैं अपनी बहन के पास चला गया हूँ। लेकिन हम लोगों ने वो घर से बिना बताए गुस्ताखियाँ जो बच्चे कई बार कर देते हैं, हमने भी वैसी गुस्ताखी की। और फिर हमारी वो सिद्ध भोले की यात्रा बिल्कुल सफल हुई। और हम सब लोगों को, जितने भी लोग हम लोग गए थे, सबको अपनी अपनी मंजिलें सहज रूप से भगवान सिद्ध भोले के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुई। तो उसके बाद वो सिद्ध भोले की यात्रा के बाद कुछ दिन बाद हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो गया। उसके बाद रेलवे की सेवा का अवसर करने को मिला कि हम रेलवे में आ गए। और इसी तरह से 39 वर्ष का सफ़र जो है हमने रेलवे के साथ निर्बाध रूप से पूरा किया। रेलवे के साथ कदम चलते हुए रेलवे के भाप इंजनों को डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन में बदलते हुए देखा। छोटे छोटे स्टेशनों को बड़े स्टेशनों में बदलते देखा। पुरानी पुरानी बिल्डिंगों को नई नए डिज़ाइनर बिल्डिंग्स में उनको परिवर्तित होते देखा, मुस्कुराते देखा। छोटे छोटे शहरों को बड़े बड़े शहरों में बदलते देखा। छोटी, जहाँ पे दफ्तरों में बहुत भीड़ होती थी, अब मैं उल्टा बता रहा हूँ कि एक ज़माना था जब दफ्तरों में भीड़ होती थी, कर्मचारी बहुत होते थे, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के समय दफ्तरों में सन्नाटे भी देखे, क्योंकि अ, अब उतने लोग कर्मचारी जो हैं वो काम करने के लिए उपलब्ध नहीं रह गए हैं। बहुत लेकिन हमारी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, वो इस कार्यकाल में बहुत बढ़ी। कहाँ हमारा छोटा सा बजट होता था रेलवे का, आज हमारा लाखों करोड़ का बजट होता है। 1 लाख से अधिक करोड़ का हमारा आज रेलवे का बजट है। और बहुत सारे यात्रियों को हम लाखों करोड़ों जो है ना, हमारी जो है इस समय हम करीब 85 मिलियन पिछले वर्ष तक यात्रियों को हम लोग ढोते थे प्रतिवर्ष। और बहुत सारा हम राजस्व जो है ना अर्जन करके केंद्रीय राजस्व को देते थे। तो रेलवे अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत विभाग रहा, अद्भुत विभाग है और अद्भुत विभाग बना रहेगा। और इसकी क्योंकि अपनी सीमाएं हैं काम करने की, उन सीमाओं के अंदर भी रहते हुए रेलवे बहुत बड़ा देश की सेवा का काम कर रहा है। बस यही कुछ बातें थी जो, क्योंकि एक रेलवे से जुड़ा हुआ संस्मरण था और हमारे उस बचपन की हमारी नादानी थी कि जो मुझे अक्सर याद रहती है, क्योंकि ये रेलवे से ही जुड़ी हुई थी कि जब मैं गलत रेल में बैठा, लेकिन फिर उसके बाद ज़िंदगी में जो रेल मिली वो रेल कभी बदली नहीं। वो सही प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलते रहे, क्योंकि मैंने रेलवे में आने के बाद कभी अपनी डब्बा नहीं बदला, कभी अपनी दिशा नहीं बदली। एक बार रेलवे को स्वीकार किया तो अंत तक रेलवे में ही चलते रहे। तो शोभा किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका पूरे प्रेरणा दर्पण का भी आभार। मैं इनके अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणा जी, सचिव सुषमा पवार जी और संस्थापक हरिप्रकाश जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनके सौजन्य से आज मुझे आप सब लोगों के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान हुआ। कोरोना के इस समय में मैं आप सब लोगों के परिवार की, पूरे देश की, जितने पीड़ित हैं उन सब के लिए दुआएं करता हूँ, उनके लिए मंगल कामना करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। और आशा करते हैं कि ये संकट का काल जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभा किरण जी आपका पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे टॉक शो में मेरे साथ हैं रेशु वर्मा, जो सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आज हमारे बीच जो चर्चा का विषय है टेक्निक और हिंदी। आइए रेशु जी, आपका स्वागत है।
जी सबसे पहले तो आपको पूरे प्रेरणा परिवार को इस जी सबसे पहले तो आपको और पूरे प्रेरणा दर्पण परिवार को इस शानदार मुहिम के लिए बधाई कि आप लोगों ने जिस शानदार तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को बढ़ाया है वो काबिले तारीफ है। और अब आपकी बात का जवाब कि हमारी जब बातचीत का मुद्दा है कि हिंदी और तकनीक में क्यों जरूरी है, और ऐसे में इस टॉपिक के शुरुआत में जो वीडियो हमारा वायरल हुआ, जो हमारा वीडियो फॉरवर्ड किया गया, वो था कि वो इंग्लिश में था। मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि तकनीक में हिंदी की आवश्यकता क्यों है और उसका प्रमोशनल वीडियो हम दे रहे हैं कि उस एक इंग्लिश में, तो इसका क्या मतलब है? तो ये उसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि जब कभी हम बात करते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, तो कई लोगों का ये कहना होता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि शायद हम इंग्लिश में काम करने में कंफर्टेबल नहीं है, या इंग्लिश एक जरूरी भाषा है आज के समय ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, जबकि हमें पूरे विश्व से संवाद करना होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ग्लोबलाइजेशन के समय में विश्व के संवाद की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन हमें जब आम जन की भाषा में बात करनी होती है तो हमें हिंदी की आवश्यकता है। हिंदी की वकालत करने का मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश को कहीं से भी कम कर रहे हैं या उसकी अहमियत कम हो रही है। हिंदी में बढ़ावा देने का मतलब ये है कि जो हमारे वो जनता जो किसी भी कारण से इस भाषा में उतनी अच्छी सक्षम नहीं है, जैसे इंग्लिश की उतनी अच्छी समझ नहीं है, सिर्फ भाषा के बंधन की वजह से वो तकनीक में उतनी जानकार ना हो सके, ये गलत है। तो इसलिए जब भी बात हम करते हैं हिंदी की, तो उसके साथ ये बिल्कुल नहीं होता है कि नहीं हमें इंग्लिश का बहिष्कार करना है। उसके साथ ये है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, लेकिन हमें हिंदी को उससे एक थोड़ा सा ऊपर दर्जा देना है। अब इस कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर कहें तो जो मुश्किलें आ रही हैं वो है एजुकेशन को लेकर के, क्लासेस कैसी हो, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। तो शुरुआत से एक कोशिश की गई कि ठीक है हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, बच्चों को हम जूम से पढ़ाएंगे, जीटॉक से पढ़ाएंगे, और बहुत सारे ऐसे मीडियम जिसमें ऑनलाइन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें। लेकिन जहाँ पे अगर बच्चों की बात करें तो वो फिर भी थोड़ा सा आज के टाइम में आगे आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी या गांव में हम पहुंचते हैं, या टियर 1 सिटी में भी जहां माता पिता अभी उतने सक्षम नहीं है, जो वो उन्होंने अपने बच्चों को तो अच्छी जगह पे भेज दिया है जहां वो इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन वो खुद उस लेवल तक उनका ज्ञान नहीं है। वहां पे जब बात ये आती है कि अच्छा बच्चों को कैसे कनेक्ट करें टेक्नोलॉजी के साथ उनकी ऑनलाइन क्लासेस में, या जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे कनेक्ट करें उनके टीचर्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस में, तब उनके माता पिता को जो चैलेंज आ रहा है वो एक बड़ा चैलेंज है। कहने को तो है कि ठीक है क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, लेकिन ऑनलाइन में चीजें कैसे करनी है, कैसे काम होना है, ये कहीं ना कहीं भाषा का ज्ञान है। क्योंकि तकनीक सीखने में ऐसा कुछ नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं। किसी भी चीज का इस्तेमाल करने के लिए अगर एक बार आप उसे ढंग से बता देते हैं तो भी वो इंसान सीख सकता है। लेकिन बात यह है ना कि आप बता रहे हैं जर्मन में, हमें आती है फारसी, कैसे समझ आएगा? तकनीक का जितना भी इस वक्त आप कहें ऑनलाइन अगर आप चीजें शुरू करते हैं तो वो इंग्लिश में होती है। तो एक बार तो पेरेंट ट्राई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा होता है कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं कैसे करूं। तो वो सारी चीजें एक उनको लिए आसानी करने के लिए, उनको तकनीक से जोड़ने के लिए हमें जरूरी है कि वो सारी चीजें आप हिंदी में उपलब्ध कराएं। तकनीक से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। समय के साथ साथ तकनीक बढ़नी है, हमें तकनीक को अपनाना है, फिर चाहे जी बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या जो भी तकनीक है किसी भी माध्यम से, उसमें एक इंस्ट्रक्शन टेबल होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और एक पूरा क्रम फॉलो होता है। लेकिन अगर हम सोच के देखें तो पहली बात तो ज्यादातर में ये चीजें इंग्लिश में है, ठीक है, उसके लिए हमारी बात चल ही रही है कि वो चीजें हिंदी में होनी चाहिए। और जो कुछ एक हिंदी में है भी, तो कभी आप उनके लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा।
कि क्या वो हिंदी ऐसी हिंदी होती है जिसे आम इंसान समझ सके। क्योंकि तकनीकी भाषा इतनी अपने आप में क्लिष्ट भाषा है कि अगर उसे बिल्कुल उसी भाव में, जिस भाव में वो है, उसका बिल्कुल ट्रांसलेशन अगर हम कर देते हैं, उसका खाली शब्दानुवाद कर दिया जाए तो वो समझना मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए प्रेस द कीज, और हिंदी में उसका अनुवाद है कि कुंजी पटल दबाएं, तो एक अच्छा खासा आम इंसान भी सोचेगा अच्छा कुंजी पटल क्या होता है। तो उसके लिए तो यहाँ पे हिंदी भी काम नहीं कर रही है। मतलब हमने जिन चीजों को उपलब्ध कराया है उसे अगर हिंदी में उपलब्ध भी कराया है तो क्या वो हिंदी आम इंसान के समझ में आने वाली हिंदी है, या फिर वो यूं ही एक इतनी क्लिष्ट हिंदी है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए कि बच्चों में एक कार्टून बहुत फेमस है, डोरेमोन। जितने कार्टून्स इंग्लिश में के या बाहर के जितने भी कार्टून्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डोरेमोन क्यों फेमस हुआ? डोरेमोन ने जो लैंग्वेज ट्रांसलेट की वो ऐसे लगता है कि हम आपकी लैंग्वेज है जिसे हम रोज में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, तो बच्चे उससे कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो अपने चारों तरफ वही सुनते हैं, तो वो डोरेमोन से कनेक्ट करते हैं। वहीं जहाँ पे हार्डकोर इंग्लिश के बहुत ही शोज हैं वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रांसलेशन जो कि समझ ही नहीं आता है कि वो कह क्या रहे हैं, वो उतने पॉपुलर नहीं होते हैं। इसलिए हिंदी का भी इस्तेमाल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी को वर्नाकुलर लेवल पर लेके आए, एक इस तरह इस फॉर्म में लेके आए कि जिससे आम इंसान समझ सके। क्योंकि हिंदी ही एक अकेली ऐसी भाषा है जिसने अपने रूप को समय के साथ बदला है। हिंदी अपने व्याकरण के साथ अपने आप को बदलती है। वो अगर बिल्कुल इसे शुद्ध भाषा कहें तो वो अपनी जगह है, लेकिन एक जो बोलचाल की हिंदी है वो अपनी जगह है। दोनों के बीच एक सामंजस्य जरूरी है। हिंदी ने बहुत ऐसे शब्दों को अपने में लिया है जो हमारे में आज के बोलचाल की भाषा में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें हम दूसरी भाषा का शब्द समझते ही नहीं है। ऐसे में ये जरूरी है कि जब भी हम किसी चीज को हिंदी में लेके आए वो उस भाषा में, उस हिंदी में लेके आए जिससे हमें समझ आए, जिससे हर इंसान को समझ आए। भाषाएं तो सभी जरूरी हैं। इंग्लिश सीखना जरूरी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। हमें पूरे विश्व के साथ अगर चीजें के साथ मिल के चलना है या उनके कंधे से कंधा मिलाना है, हमें रोज नई चीजों में, जो दुनिया में नई डिस्कवरीज हो रही है, रोज होने वाली नई खोजों के बारे में अगर जानना है, या हमें अपने नॉलेज का दायरा बढ़ाना है, हमारा जो ज्ञान है उसका हम दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो नो डाउट हमें इंग्लिश में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस आम जनता का भी तो हमें ही ख्याल करना है ना कि वो भी इतने पीछे ना छूट जाए कि हमारा उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। अगर हम चांद तक जा रहे हैं तो हमें वो हमारे साथ चांद तक नहीं आ सकते, लेकिन वो एक रास्ते तक तो आ सकते हैं कि अगर हम हाथ बढ़ाएं तो वो हमारा हाथ पकड़ सके। तो ऐसे में सिर्फ भाषा पे लेकर के विवाद करना कि नहीं इंग्लिश इज गुड, उसकी सीखिए, उसके साथ ये जरूरी है कि आप उनको इंग्लिश सिखाइए। इंग्लिश सिखाने के लिए भी तो हिंदी की जरूरत है ना। जब तक आप उन्हें हिंदी में नहीं बताएंगे कि इस इंग्लिश वर्ड का मतलब हिंदी में ये होता है, तब तक वो कैसे सीखेंगे। तो उन्हें इंग्लिश सिखानी है या उन्हें तकनीक सिखानी है, उसके लिए जरूरी है कि आप उन्हें हिंदी में उन तक पहुंचे, उनसे वार्तालाप करें। और हिंदी में पहुंचने के लिए सिर्फ बिल्कुल ट्रांसलेशन वाले हिंदी या जो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि हाँ आदर्श हिंदी जिसे कहते हैं, उस तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है। एक आम बोलचाल की भाषा में जो उसे वो समझ सके, उस तक उन तक पहुंचेंगे तो शायद हिंदी के माध्यम से तकनीक का जो उन तक पहुंचना है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। और तकनीक का असली मकसद तो यही है ना कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कोई भी तकनीक इसलिए नहीं ईजाद की जाती है कि वो सिर्फ 4 लोगों तक सीमित रहेगी। उस तकनीक को ईजाद करने के पीछे लक्ष्य ये होता है कि वो कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कर सके। तो अगर एक भाषा सिर्फ आपका एक समस्या को खत्म कर रही है कि अगर आपने उस चीज को हिंदी में लेकर के आ गए हैं या लोगों की उस भाषा में लेकर के आ गए हैं जिससे वो परिचित हैं, तो चीजों को समझना आसान है, तकनीक का वास्तविक उद्देश्य सफल होगा।
इसलिए तकनीक को बढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि हम उस तकनीक की समझ बढ़ाएं, उस भाषा की समझ बढ़ाएं जिस भाषा में उस तकनीक को समझा जा सके। इसलिए तकनीक और हिंदी का साथ तो ये बहुत जरूरी है, और इसके बिना तो शायद ही हम तकनीक के वास्तविक मकसद को प्राप्त कर सकें। तो हिंदी तो हमेशा ही चाहिए होगी। देखिए, हम तकनीक से मुंह तो नहीं मोड़ सकते हैं कि भाषा की समस्या है इसलिए हम तकनीक को छोड़ देते हैं, हमें तकनीक में नहीं जाना। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कि उतने ज्यादा टेक सेवी नहीं हैं, हम क्यों सिखाएं उनको। कई जगह पे ये देखा गया है ना कि बच्चे कहते हैं कि ठीक है, माँ बाप को नहीं आता है समझ में तो उनको रहने देते हैं, हम कर देंगे उनके बिहाफ पे। लेकिन क्यों और कब तक? उन्हें भी तो हक है ना कि वो सीखें। और ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो सीख नहीं सकते हैं या उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ सीखा नहीं है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा होगा, और नो डाउट सीखा ही होगा, क्योंकि वो अपने अनुभवों के दम पे ही आगे आए हैं। उनके समय में जो तकनीक थी वो उन्होंने सीखी। तो आज की तकनीक जो है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करते हैं कि हमें कहीं पे पेमेंट ऑनलाइन करना है या बैंकिंग ऑनलाइन करनी है, तो जब बैंक के सेक्टर में एक फिजिकल फॉर्मेट में आई थी तो वो भी सीखी गई। तो वहां पे उनको समझाने के लिए, जहां उनको समझ नहीं आता था तो बैंक के लोग होते थे उनको समझाने के लिए। आज के टाइम में ऑनलाइन में कोई पर्सनल तो आपके पास एक इंडिविजुअल होता नहीं है जो आपको समझाए। ऐसे में भाषा ही हमारी चीज हथियार है जिससे हम उनको सिखा सकते हैं, हम उनको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने उनके हाथ में एक मोबाइल दिया है, उस मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, तो उसका इस्तेमाल ऐसा तो है नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं। हाँ, उन्हें कैसे करना है उसका एक स्टेप होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। उसके लिए ठीक है, हिंदी में जब कर वो चीज आ रही है उसमें, तो जब तक वो चीज हिंदी में उनको नहीं समझ आएगी, जब तक उनके लिए वो चीजें, वो टेक्नोलॉजी हिंदी में अवेलेबल नहीं होगी, उसका प्रयोग करने में हिचकिचाएंगे। होता क्या है ना कि अगर कहे कि पूरी तरह से हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो गलत है, लेकिन हमें इंग्लिश इतनी आती है कि हमारा काम चल जाता है। तो अब हम किसी और से ये कहने में थोड़ा संकोच करते हैं कि नहीं भाई, हमें इंग्लिश नहीं आती है इसलिए हम इन चीजों को नहीं जा रहे हैं। तो हम उस संकोच को तोड़ते क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं उन चीजों को हिंदी में उपलब्ध कराते हैं? और हिंदी में उपलब्ध कराना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो अपनी उम्र के इस उसमें अपने एक चीज को, नई चीज को सीखने के लिए एक नई भाषा भी सीखेंगे। ये तो लॉजिकल नहीं है ना। तो हम उनसे एक नई भाषा सीखने की उम्मीद करें या उसमें फ्लुएंट होने की उम्मीद करें, इससे ज्यादा बेहतर है कि हम उनको उनकी भाषा में समझाएं, उनको तक हिंदी में पहुंचे। तो अगर हम उन तक हिंदी में पहुंच रहे हैं तो हम ज्यादा आसानी से उन तक पहुंच पाएंगे। जब हम ये बात करते हैं कि हिंदी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है या हिंदी की भाषा का मुद्दा किनके लिए है, तब हमें ये समझना आवश्यक है कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उसका मैक्सिमम 20% ऐसा है जो इंग्लिश को लेकर के कंफर्टेबल है या फिर कहें इंग्लिश उनके काम का हिस्सा है। लेकिन जब बात तकनीक की होती है तो हम सिर्फ उन 20% लोगों की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं उस पूरे हिंदुस्तान की जो शायद अपनी भाषा को लेकर के उनमें एक आज के टाइम में एक संकोच आ गया है कि अच्छा हम हिंदी बोलते हैं, ऐसा क्यों है। और इस वजह से वो किसी को ये नहीं कह पाते हैं कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन वो जो एक इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश के बीच का एक जो बैरियर है वो उसकी वजह से ना तो तकनीक और बाकी चीजों में आगे आ पा रही हैं और हिंदी के बिना हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अभी पूरी जनता से ये उम्मीद करना कि वो एकाएक उठ करके अंग्रेजी भाषा में इतने सक्षम हो जाए कि वो उसको हमें कुछ और बताने की जरूरत ना पड़े, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये संभव नहीं है। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उन तक पहुंचे, हम उन तक पहुंचे कि हम उनको उनकी भाषा में समझाएं, हम उनको जो भी आज की चीजों के, आज की तकनीक के बारे में जो भी अपडेट करना है, जो भी बताना है उनको, जो भी उनको हमें अपने साथ लेके आना है, तो हम उनकी भाषा में बताएं। वैसे भी जब हम आपस में बात करते हैं तो जब हम बहुत अच्छे से किसी चीज को समझना या समझाना चाहते हैं तो हम अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं,
हम जब आपस में बात करते हैं बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे से हट के जब पर्सनल लेवल पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मदर टंग हमारे साथ चल रही होती है। तो इसी तरह हमें आम लोगों से जुड़ने के लिए हमें उनकी भाषा में जुड़ना आवश्यक है और वो हिंदी के बिना संभव नहीं है। नमस्कार आप सभी को। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर कृति काले जी, आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी, आदरणीय हरिप्रकाश जी, आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। हमारे कार्यक्रम को 111 एपिसोड होने जा रही है। इसके शुभ उपलक्ष्य में हम हमारे टीम के साथ मैराथन महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आप सभी देखिएगा ज़रूर। और हाँ, इसका जो आधार है, आधार क्या है? संस्कार, संस्कृति, धर्म। तो मैं इस लॉकडाउन में थोड़े से धर्म और संस्कृति के बारे में बात करने आई हूँ। वैसे तो आप सभी को जानकारी है ही, परंतु हम इस भीड़ की दुनिया में खुद को भूल जाते हैं। और धर्म क्या है, नीति क्या है, हमारी सूरत क्या है, हम सब भूल जाते हैं इस दुनिया की भीड़ में। तो आइए चलते हैं, थोड़ा धर्म की बातें, थोड़ा संस्कार की बातें, थोड़ा संस्कृति की बातें करते हैं। आज के दिन में जो देख रहे हैं कि बच्चे आए दिन तनाव में रहते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। कितनी दुखद बात होती है। तो ये सब ऐसा आखिर क्यों होता है? हम जैसे माता पिता की गलती है ये। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दें कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम किस लिए आए हैं। हर परिस्थितियों से लड़ना सिखाइए उनको, शिक्षा उनको बचपन से दीजिए। संस्कार, संस्कृति, धर्म, नीति, हर एक चीज़ के बारे में उन्हें शिक्षा देना आवश्यक है। उन्हें हमेशा ही सकारात्मक सोच डालने की कोशिश कीजिए। जब हम सकारात्मक रहेंगे तो हर परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। उसे बचपन से ही सच्चिदानंद बनाइए। सच्चिदानंद मतलब सत्य चित्त आनंद, यानी जो आनंद से परिपूर्ण होगा वो कभी भी आत्महत्या करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आनंदमय रहेगा। और जो आनंद में रहेगा वो तो उसकी दुनिया ही कुछ अलग होती है ना। तो आइए चलते हैं कुछ शब्द धर्म के लिए। वैसे मैं ग्रंथों की बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपनी अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो धर्म क्या है? धर्म वही है जो मानव की मानवता को स्थिर रखती है, वही धर्म है। धर्म का अर्थ अपने कर्म और अपने कर्तव्य से सच्चे मार्ग पे चलना ही धर्म कहलाती है। वैसे तो हिंदू समुदाय के अनुसार
सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ दिए गए हैं, जिसमें कि धर्म प्रमुख है। 3 अन्य पुरुषार्थ हैं अर्थ, काम और मोक्ष। जिस काम को करने से अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि, वही धर्म कहलाती है। जो व्यक्ति अच्छे आचरण और अनुशासन से पूर्ण कर्म करते हैं, दूसरों का सम्मान, ऐसे व्यक्ति का जीवन स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण होता है। जब हम सत्य को धारण कर लेते हैं तो फिर हर परिस्थितियों में सम हो जाता है। सम यानी बराबर। धर्म से ही तो अर्थ की प्राप्ति होती है, और धर्म की चादर को अगर हम ओढ़ लेते हैं तो फिर किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता ही नहीं होती है। साधारण शब्दों में मैं यही कहूँगी कि सभी का सम्मान, सेवा, दान, सभी जीव जंतुओं पर दया भाव, मदिरा मांस का त्याग। अगर व्यक्ति इन सरल और सहज मार्ग पे चले तो जीवन सुखमय बन जाता है। तो क्यों नहीं हम इन सरल उपायों को करके धर्म के मार्ग पर चलें और जीवन को सुखमय बनाएं, क्योंकि जीवन को सुखमय बनाना आपके हाथ में है, आपकी सोच में है। आप अपनी सोच को ज़रा सा बदलने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के लिए सम्मान, प्रेम, आदर रख कर देखिए ना, आपको कितना अच्छा महसूस होगा। संस्कार एवं संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति साध्य है। साध्य यानी साधन, और सभ्यता साधन जो हमारे पास है। हमारे पास यानी हमारा घर, गाड़ी, हमारी हर जितने साधन है हमारे जीवन को चलाने के लिए, वो हमारी सभ्यता है। सभ्यता शरीर की तरह होती है और संस्कृति आत्मा की तरह। संस्कृति मानव समाज की सबसे बड़ी संपत्ति है। संस्कृति एक व्यक्ति को समाज और समूहों से अलग करती है। संस्कृति का संबंध शिष्टाचार और मस्तिष्क के प्रशिक्षण से है, जबकि सभ्यता का मतलब कला और विज्ञान से है। सभ्यता को आप माप सकते हैं, परंतु संस्कृति को नहीं। हमारे आचार व्यवहार हमारे संस्कार को दर्शाती है ना, कि आप कैसे उठते बैठते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, क्या शैली है आपके जीवन की, तो ये आपके संस्कार को दर्शाती है। वही जब सामूहिक खान पान, चाल ढाल, गीत नृत्य, पर्व त्योहार मनाने का अलग अलग शैली होती है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। और जब लोग अपनी अपनी परंपरागत गीत नृत्य करते हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। हमारे भारत में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हम उसे भारतीय सभ्यता कहते हैं। और जब वही अलग अलग राज्यों में महिलाएं साड़ी पहनती हैं अपने अपने तरीके से, तो उसे संस्कृति कहते हैं।
इन सभी बातों का सार यानी मतलब सत्य और अच्छे कर्म से खुद को सम्मानित बनाइए, लोगों को सम्मान दीजिए, तभी ये जीवन सार्थक है। तभी जीवन का मतलब धर्म, संस्कृति और संस्कार से। जब हम अच्छे संस्कार को अपनाते हैं, संस्कार और सदा यानी सदा आचरण से ही तो हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को, जैसा कि हमने कहा कि सदानंद बनाइए उसे, और हम क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ कैरियर की दिशा बहुत मर के पैसे कमाना सिखाते हैं, पर जीवन की शैली, जीवन में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, अपने जीवन को शांतिमय बना सकते हैं, उसकी शिक्षा हमें देने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता है। आज के जीवन शैली में देखिए ना, माता पिता भी हर वक्त मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। क्या ये उचित है? और हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम्हें क्या संस्कार है। तो ये संस्कार कहाँ से आई? किस संस्कार की बात आप करते हैं? ये संस्कार किसने दिया है? वो संस्कार तो आप ही दे रहे हैं ना। जो आप करते हो वही तो आपके बच्चे आपको ही देखकर सीखते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सुखमय, यानी सुखमय आप कैसे रह सकते हो? जब आपके पति, आपके परिवार, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो आप भी सुखी रह सकते हो और शांतिमय जीवन की प्राप्ति कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी के समान होती है। आप उसका जैसा स्वरूप देना चाहते हो आप उसे दे सकते हो। तो ये माता पिता का काम है और गुरु का। माता पिता और गुरु कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो वो सभी आप ही हो। आप जैसी शिक्षा देते हो अपने बच्चों को, वही वो संस्कार पाते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा, प्रेम के साथ, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो शिक्षा दें। अगर वो अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं तो आप भी तो कभी दादा दादी, नाना नानी बनोगे, तो आपको भी वही मिलेगी। आकाश में हूँ, धरती समंदर आकाश में हूँ, मानो मैं अपनी तलाश में हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ। जिंदगी की शाम की चंद सांसें बची थी, चलो इनकी खामोशी को ही जिंदगी का नाम दे दे, चलो इनकी खामोशी को ही जिंदगी का नाम दे दे। फकीर मिजाज हूँ, अंदाज जुदा है मेरा, फकीर मिजाज हूँ, अंदाज जुदा है मेरा, जो तेरा राम है वही खुदा है मेरा। लोग कहते हैं ये दुनिया अगर मिलती जाए तो क्या है, मैंने लिखा ये दुनिया अगर छूट जाए तो क्या है। ये हिंदू ये मुस्लिम विवादों की दुनिया, ये कुर्सी के पीछे फसादों की दुनिया,
ये चिल्लाते जल्लादों की दुनिया, ये दुनिया अगर छूट जाए तो क्या है। आप लास्ट में मेरे साथ बोलेंगे सारे, ये दुनिया अगर छूट जाए तो क्या है। ये इंसानियत को मिटाने की दुनिया, धर्मों को फिर से लड़ाने की दुनिया, ये इंसानियत को मिटाने की दुनिया, धर्मों को फिर से लड़ाने की दुनिया, भाई से भाई मरवाने की दुनिया, ये दुनिया अगर। शुक्रिया। ये चोरी चकारी बलात्कारी की दुनिया, ये चोरी चकारी बलात्कारी की दुनिया, रिश्वत की महामारी की दुनिया, ये सच्चाई काटे कटारी से दुनिया, ये दुनिया अगर छूट जाए तो क्या है। ये पत्थरों के बुतों की दुनिया, पार्टी वोटों गुटों की ये दुनिया, ये पत्थरों के बुतों की दुनिया, पार्टी वोटों गुटों की ये दुनिया, झूठ के पहने मुखौटों की दुनिया, ये दुनिया अगर छूट जाए तो क्या है। ये मासूमों पे जुल्म ढाने की दुनिया, रक्षक को भक्षक बनाने की दुनिया, न्याय को बरसों लटकाने की दुनिया, ये दुनिया अगर। अब लास्ट में से बड़े ध्यान से सुनना है। वो राम, वो कृष्ण, वो नानक की दुनिया, वो राम, वो कृष्ण, वो राम नानक की दुनिया, शिला को जिंदा कराने की दुनिया, औरत के सम्मान पाने की दुनिया, शिला को जिंदा कराने की दुनिया, औरत के सम्मान पाने की दुनिया, एक वादे पे जीवन लुटाने की दुनिया, वो गीता के सार सुनाने की दुनिया, इनाम को दर्जा दिलाने की दुनिया, वो सच्चा सौदा सिखाने की दुनिया, भटकों को राह दिखाने की दुनिया, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। शुक्रिया।